So agenda of our today lecture is we will look at the complete binary tree and full binary tree which is required to implement any heap data structure. Then we will look at array representation of any given binary tree. उसके बाद बेटा हम देखेंगे कि हीप डाटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं और इसकी दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास मिनिमम हीप होती है और एक हमारे पास मैक्सिमम हीप होती है, दोनों में बुनियादी फ़र्क देख लेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हीप डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें सबसे बेसिक ऑपरेशंस हैं कि आप एक हीप क्रिएट कैसे करते हैं, जिसको हम इन अदर वर्ड इंजर्शन कहते हैं, और फिर दूसरा आप किसी भी हीप के अंदर से एलिमेंट रिमूव कैसे करते हैं, विच इज़ कॉल्ड द डिलीट ऑपरेशन। इसी तरह फिर एक सॉर्टिंग टेक्निक जिसको हम हीप सॉर्ट कहते हैं, विच इज़ प्योरली बेस्ड ऑन हीप डाटा स्ट्रक्चर, हम इसको देखेंगे अगर टाइम मिला तो, और फिर प्रियोरिटी क्यू भी। अदरवाइज अगर टाइम शॉर्ट हुआ तो फिर हम जो हीप सॉर्ट है और प्रियोरिटी क्यू है हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। अब बेटा अगर सबसे पहले कुछ ट्री की डेफिनेशन अगर मैं दोबारा से रिवाइज करूं, जिसको हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, क्योंकि अगेन जो हाइट और लेवल्स हैं इनको हम अगेन यूज़ करेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर। और नॉर्मली हमने ये देखा है कि किसी भी ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी की जब हम बात करते हैं तो वो डिपेंड कर रही होती है ट्री की हाइट के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हाइट जो है वो दो तरह से हो सकती है किसी भी ट्री के अंदर। द वन इज हाइट ऑफ अ नोड और सेकंड इज हाइट ऑफ अ ट्री। तो हाइट ऑफ अ नोड से क्या मुराद है, किसी स्पेसिफिक नोड से लेके उस नोड के लास्ट उस नोड का वो पाथ जो कि सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगा और जो उसको लीफ तक लेके जाएगा, उसके दरमियान जितने भी नंबर ऑफ एजेस होंगे हम उनको किसी भी ट्री की हाइट कह देते हैं। और किसी भी नोड की हाइट क्या देते हैं, और किसी भी ट्री की हाइट क्या होती है जो कि उसके रूट नोड की हाइट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप करंट एग्जांपल में देखें तो अगर आप इस 4 की हाइट फाइंड कर लेंगे तो आपको बेसिकली इस ट्री की हाइट मालूम हो जाएगी, वही इस ट्री की हाइट होगी जो कि इस रूट नोड की हाइट होगी। तो अगर सबसे लॉन्गेस्ट पाथ देखें हम, तो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ इसका वो है जिसमें आप 14 चाइल्ड के ऊपर रीच करते हैं या 8 चाइल्ड के ऊपर रीच करते हैं। और अगर आप इस पाथ के ऊपर नंबर ऑफ एजेस को काउंट करेंगे तो आपको 3 नंबर ऑफ एजेस मिलेंगे। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो 4 है इसकी हाइट 3 है और इस ट्री की हाइट भी हमारे पास 3 है। इसी तरह बेटा जब हमने टाइप्स ऑफ ट्री देखा था कि हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रीज हैं, जिसमें हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, बैलेंस बाइनरी ट्री, स्क्यू बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, इन तमाम ट्रीज को देखा। लेकिन आज के लेक्चर में जो हमारा फोकस होगा, जो कि हीप को इम्प्लीमेंट जब भी हम करेंगे उसके लिए हमें जो ट्री रिक्वायर्ड होगा वो या तो एक फुल बाइनरी ट्री होना चाहिए या फिर एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। और बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि हर फुल बाइनरी ट्री डेफिनेटली कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। इसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जब हम टाइप्स डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ भी। बट अगेन अगर मैं इन शॉर्ट फॉर्म अगर मैं इसको रिवाइज करूं, तो एक फुल बाइनरी ट्री एक ऐसा बाइनरी ट्री होता है जिसके तमाम लीव्स बिल्कुल सेम लेवल के ऊपर होते हैं। और अगर आप उसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स को कंप्यूट करना चाहें तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 की पावर h+1 - 1 होता है। यानी अगर आपको ट्री की हाइट मालूम है और आप उसकी हाइट को इस फॉर्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट करें तो आपके पास नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगे। एक फुल बाइनरी ट्री के अंदर तमाम इंटरमीडिएट लेवल्स के ऊपर जो नोड्स होते हैं वो एग्जैक्टली 2 चाइल्ड कंटेन करते हैं और तमाम लीफ नोड जो हैं वो सेम लेवल के ऊपर होते हैं। इसी तरह जब हम कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो कंप्लीट बाइनरी ट्री एक ऐसा बाइनरी ट्री होता है जिसको लेवल बाय लेवल फिल किया जाता है। और इसका जो कोई भी लास्ट नोड अगर तो वो एग्जैक्टली 2 चाइल्ड कंटेन करता है तो वो लेफ्ट और राइट चाइल्ड होंगे, लेकिन अगर वो एक चाइल्ड कंटेन करेगा तो हमेशा वो चाइल्ड उसका लेफ्ट साइड पे आएगा और राइट साइड उसकी एम्प्टी होगी। हमने इसको लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से देखा है। तो बेटा जब भी हम कहते हैं कि हमारे पास एक फुल बाइनरी ट्री है तो हम उसको दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी कह सकते हैं कि वो फुल बाइनरी ट्री एक कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है, क्योंकि जो कंप्लीट बाइनरी ट्री की बेसिक डेफिनेशन है उसके ऊपर फुल बाइनरी ट्री पूरा उतरता है। फुल बाइनरी ट्री भी लेवल बाय लेवल फील्ड होते हैं और उनके लास्ट नोड सारे ही चूंकि सेम लेवल के ऊपर होते हैं तो लिहाजा वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री पे कहला सकता है। बट
Not the case is vice versa. Every complete binary tree में not a full binary tree. एक complete binary tree में हो सकता है कि सारे लीव जो हैं वो सेम लेवल्स के ऊपर ना हो, उसके जो लास्ट वाले नोड्स हैं वो उनमें उनके लेवल्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये एक केस आपने हमेशा माइंड में रखना है अपने। बेटा ये दोनों एग्जांपल दी गई हैं आपके ऊपर, आपके सामने स्लाइड के ऊपर। अगर आप टॉप एग्जांपल को देखें तो ये फुल बाइनरी ट्री की है, जिसमें तमाम इंटरमीडिएट नोड्स जो हैं वो एग्जैक्टली 2 चाइल्ड्स कंटेन करते हैं और तमाम लीफ जो हैं वो सेम लेवल के ऊपर हैं। इसी तरह जब हम, बेटा मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं। बेटा इफ यू लुक एट फुल बाइनरी ट्री, all the leaves on the same levels. Yes. How can you say that they all are not on same levels? uh, where in previous, इट्स आवर सेकंड स्लाइड्स, और ये पहली स्लाइड्स है जिसके अंदर हम फुल बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री को देख रहे हैं। जो नीचे वाली एग्जांपल है बेटा वो कंप्लीट बाइनरी ट्री की है, जो ऊपर वाली एग्जांपल है वो फुल बाइनरी ट्री की है। अब here are two different examples. all right, yes. बेटा जो ऊपर वाली एग्जांपल है ये फुल बाइनरी ट्री की है, जिसमें सारे लीव्स सेम लेवल के ऊपर है। और नीचे वाली एग्जांपल जो है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री की है, इसमें सारे लीव सेम लेवल पे नहीं है। अगर आप देखें तो 9 10 जो है वो एक लेवल प्रीवियस के ऊपर हैं और 7 12 जो है वो एक लेवल नेक्स्ट के ऊपर है। बट अगर आप इस ट्री को देखें तो इसको बिल्कुल लेवल बाय लेवल फील्ड किया गया है, यानी डेफिनेटली 2 जो था वो मोस्ट लेफ्ट चाइल्ड था, तो सबसे पहले इसने अपने सबसे पहले इसके फर्दर चाइल्ड्स पूरे होंगे तो फिर 16 के चाइल्ड्स होंगे। अगर फर्दर मेरे पास कुछ नोड्स होते तो अब 9 के चाइल्ड्स बनते वो, अगर फिर फर्दर कुछ मेरे पास चाइल्ड्स होते तो वो फिर 10 के होते। और अगर लेट से मेरे पास एक ही चाइल्ड होता तो वो 9 का लेफ्ट चाइल्ड होता, वो कभी भी राइट चाइल्ड नहीं बनता। बेटा और नेक्स्ट स्लाइड कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं आप जो कि कंप्लीट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री की दी हुई हैं। इसमें अगर आप सबसे पहली एग्जांपल देखेंगे तो सबसे पहली जो एग्जांपल है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री की है। ट्री को लेवल बाय लेवल फील्ड किया गया है। द फर्स्ट वन इज रूट, रूट के बाद पहले लेफ्ट नोड है और राइट नोड है, दोनों कंप्लीटली फील्ड हैं। और फिर आगे एक ही अगर चाइल्ड है तो वो मोस्ट लेफ्ट का लेफ्ट चाइल्ड है। सिमिलरली अगर मैं इसी ट्री को अंदर कुछ नोड्स बढ़ाऊं, लेट से अगर इसके अंदर मैं 2 नोड्स और ऐड करूंगा तो पहले 2 का राइट चाइल्ड आएगा, फिर एक नोड बचेगा तो वो 3 का लेफ्ट चाइल्ड आ जाएगा। और इसी तरह हम इस नोड को, इसी ट्री को और एक्सपैंड करते जाएं आगे लेवल बाय लेवल। तो अगर आप फर्दर ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे हमने बिल्कुल पहले ट्री को फील्ड किया है उसी ऑर्डर के साथ हमारी थर्ड एग्जांपल भी फील्ड हो रही है कि पहले लेफ्ट वाले चाइल्ड को चांस मिल रहा है फिर राइट वाले चाइल्ड को चांस मिल रहा है। और इसमें भी देखें अगर एट द एंड हमारे पास एक नोड बच गया है, 2 चाइल्ड पूरे नहीं हो रहे, तो वो चाइल्ड जो है हमारा लेफ्ट साइड पे आएगा। इसी तरह अगर आप लास्ट वाली एग्जांपल को देखें तो ये वाली एग्जांपल ना तो फुल बाइनरी ट्री है ना ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कैसे? रूट के 2 चाइल्ड हैं एग्जैक्टली 2 और 3, तो लेफ्ट और राइट के चांस पूरे हो गए। फिर 2 के अगर फर्दर 2 चाइल्ड होने थे तो वो 2 के चाइल्ड होने थे जो कि लेफ्ट और राइट हैं। अब प्रीवियसली हमारे अब रिमेनिंग हमारे पास एक चाइल्ड बचता था जो कि हमने 3 का राइट चाइल्ड बना दिया, तो ये हमने बेसिकली इसको राइट चाइल्ड पे नहीं रखना था, हमने इसको लेफ्ट चाइल्ड पे रखना था। तो अगर ये 3 5 जो है अगर ये 3 का लेफ्ट चाइल्ड होता तो फिर हम इसको एक कंप्लीट बाइनरी ट्री कह सकते थे। अब चूंकि हमने लेफ्ट को छोड़ के पहले राइट को फिलअप किया है तो लिहाजा ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रहा, क्योंकि लेफ्ट हमारा एम्प्टी पड़ा हुआ है और राइट को हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। और ये एक फुल बाइनरी ट्री भी नहीं है। फुल बाइनरी ट्री में तमाम इंटरमीडिएट्स आपके पास जो नोड्स होते हैं वो एग्जैक्टली 2 चाइल्ड्स कैरी करते हैं। तो अगर आप देखें तो दो जो नोड नंबर 2 है उसके एग्जैक्टली 2 चाइल्ड्स हैं, बट नोड नंबर 3 का एक ही चाइल्ड है। तो ये ना तो हमारे पास फुल बाइनरी ट्री है और ना ही हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब बेटा
हम किसी भी बाइनरी ट्री को एज ए एरे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको आप ज़रा केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिएगा। नॉर्मली अगर हमें बाइनरी अगर हमने ट्री को इम्प्लीमेंट करना है, और ट्री में अगर मैं स्पेसिफिकली बाइनरी ट्री की बात करूं, तो आपको हर नोड के लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें आप उस नोड के अगेंस्ट उसका लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और एक डाटा एलिमेंट क्रिएट करते हैं, जिसमें आप वो स्पेसिफिकली वैल्यू स्टोर करते हैं। और ट्री के अंदर जो रिलेशन प्रिजर्व होते हैं, वो अगर मैं बाइनरी ट्री की बात करूं, तो दो तरह के रिलेशन प्रिजर्व होते हैं आपके पास। आपके पास हर नोड का एक पॉसिबल लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है और एक पॉसिबल उसका राइट चाइल्ड हो सकता है। और और यही हायरार्की जो है आपको फाइनली एक ट्री की शेप देती है। तो क्या मैं किसी एरे के अंदर डाटा को ऐसे स्टोर कर सकता हूँ कि मैं स्टिल ये हायरार्की जो है, ये पेरेंट चाइल्ड वाली, मैं इसको प्रिजर्व कर सकूँ। नॉर्मली अगर आप एरे को देखें, तो एरे के अंदर जब आप डाटा स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं होते, बल्कि वहाँ पे आप हर एलिमेंट को इंडिपेंडेंटली एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग देयर इंडेक्स वैल्यू, या उसकी लोकेशन नंबर आप कह लें। जैसा कि अगर आप देखें ऊपर वाली एग्जांपल में, तो यहाँ पे एक एरे है, और हर एरे की हर एलिमेंट जो होता है एरे के अंदर, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर होता है, और आप सिर्फ उस लोकेशन से उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोई पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशन नहीं होता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप एक एरे को एक बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक फार्मूला आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस एग्जाम्पल को कंसीडर करें, तो इसमें देखें 16 इज अ रूट नोड, और फिर 16 के दो चाइल्ड हैं, एक उसका लेफ्ट चाइल्ड है और एक उसका राइट चाइल्ड है। फिर अगर आप 14 नोड को देखें बेटा, तो उसके फिर फर्दर दो चाइल्ड हैं, एक उसका लेफ्ट चाइल्ड है और एक उसका राइट चाइल्ड है। अगेन अगर आप 8 को देखें, तो एक उसका लेफ्ट चाइल्ड है और एक उसका राइट चाइल्ड है। और कुछ नोड्स ऐसे हैं जिनके लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, जो कि लीव हैं, और एक नोड ऐसा है हमारा इस कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर, जिसका लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड नहीं है। अब क्या मैं इन वैल्यूज को एरे के अंदर इस तरह से स्टोर कर सकता हूँ कि फिर जब मैं एरे के अंदर से किसी भी स्पेसिफिक नोड का पेरेंट निकालना चाहूँ या उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकालना चाहूँ, तो वो मैं निकाल सकूँ? क्या मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक, ऐसी अप्रोच अवेलेबल है जिसके थ्रू मैं एरे के अंदर एलिमेंट स्टोर करूँ और फिर मैं उनके रिलेशंस को देख सकूँ कि अच्छा, अगर ये एक स्पेसिफिकली नोड है तो इसका पेरेंट कौन होगा, अगर ये एक स्पेसिफिकली नोड है तो इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड कौन होगा? तो यस, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी अप्रोच है जो कि हम किसी भी बाइनरी ट्री के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जब हम उस बाइनरी ट्री को एरे की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और फिर हम थ्रू एरे हम ये देख सकते हैं कि कौन से नोड का कौन पेरेंट है, कौन से नोड के कौन से लेफ्ट चाइल्ड है, कौन सा राइट चाइल्ड है। उसके लिए बेटा जो स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते हैं, वो आपके सामने स्लाइड के ऊपर गिवन है। अगर आप किसी ट्री को एज ए एरे रिप्रेजेंट करें, तो वो कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एरे की जो नंबर 1 लोकेशन होगी, वो हमेशा रूट को रिप्रेजेंट करेगी। वैसे नॉर्मली हम एरे के ऊपर इंडेक्सिंग 0 से करते हैं, बट चूंकि जब हमें एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, तो फिर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से ज़रा आज़ाद होते हैं, तो फिर हम लोकेशंस जो यूज़ करते हैं, वो हमेशा पहली लोकेशन को 1 से इंडिकेट करते हैं। तो अगर आप देखें 16 ट्री में जो उसकी एरे की लोकेशन है, वो 1 लोकेशन है। तो जब भी आप रूट नोड निकालना चाहेंगे, तो आपने एरे में पहले लोकेशन को पॉइंट कर देना है। अब फर्दर हमने क्या रिलेशनशिप निकालने होते हैं? किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड निकालना और किसी की भी नोड का आपने राइट चाइल्ड निकालना है। तो अगर कोई स्पेसिफिक नोड आपके पास आई गिवन है, आपको आपने उसका लेफ्ट चाइल्ड निकालना है, तो आप उसको एरे के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं? आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय आई। तो ये आपके पास किसी भी आई एलिमेंट का लेफ्ट चाइल्ड आ जाएगा। जैसा कि अगर आप इन एग्जांपल्स के ऊपर फोकस करें, तो यहाँ पे एरे की लोकेशंस को नोड्स के ऊपर हाईलाइट किया गया है। जैसे कि अगर आप देखें, तो यहाँ पे ये 1 इंडिकेट कर रहा है कि एरे में 16 की लोकेशन जो है ये 1 है। अब फॉर इंस्टेंट टाइम, अगर मैं इसको एज आई सपोज करूं, और मैं इंटरेस्टेड हूं कि एरे के अंदर से मैं इस आई का लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकालना चाहता हूं, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड बेटा कैसे आएगा? इस आई को, आई से मुराद यहाँ पे लोकेशन है, मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो एरे के अंदर मैं इसका लेफ्ट चाइल्ड निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, तो आपके पास जो लोकेशन बनती है वो 2 बनती है।
तो लिहाजा टू लोकेशन के ऊपर इसका लेफ्ट चाइल्ड है। अब अगर इसी को आप इधर आके देखेंगे तो 14 जो है वो 16 का लेफ्ट चाइल्ड है। अब 16 का क्या कोई और चाइल्ड भी है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं? तो बाइनरी ट्री के अंदर मैक्सिमम 2 चाइल्ड होते हैं। तो लेफ्ट चाइल्ड निकल आया। राइट चाइल्ड के लिए हमने क्या करना है? हमने इसी फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है बेटा? ट्रू ऑफ आई प्लस 1, यानी हमने करंट हमारा जो नोड है हमने उसकी लोकेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और फिर उसमें 1 ऐड करना है। फॉर इंस्टेंट अगर मैं 16 का राइट चाइल्ड देखना चाहता हूँ एरे के अंदर, तो मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ? 16 की लोकेशन 1 है तो ये बेटा मेरे पास आई हो जाएगा, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। इसका मतलब है कि एलिमेंट 1 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो एरे के अंदर पोजीशन नंबर 2 के ऊपर है, और एलिमेंट 1 का जो राइट चाइल्ड है वो लोकेशन 3 के ऊपर है। सिमिलरली आप किसी भी गिवन नोड का, यानी किसी भी गिवन नोड का आप लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये नोड 7 है, मैं एरे के अंदर देखना चाहता हूं कि इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, तो मुझे इसकी लोकेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। ये इटसेल्फ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? अगर आप एरे में देखें तो ये लोकेशन नंबर 5 पे एग्जिस्ट करता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास जो लोकेशन आएगी वो 10 आएगी। तो 10 इंडिकेट करता है इसके लेफ्ट चाइल्ड को। अब अगर हम इसका राइट चाइल्ड निकालना चाहेंगे बेटा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करेंगे विच इज 11 निकलेगा, जो कि इसके राइट चाइल्ड को इंडिकेट करेगा। लेकिन चूंकि 11 लोकेशन है ही नहीं, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी राइट चाइल्ड नहीं है। सिमिलरली अब आप देखें, अगर आप इस ट्री को ना भी यूज करें, अगर सपोज करें कि आपके पास ये ट्री नहीं है, आपके पास सिंपल ये एरे है, तो आप इस एरे को एज ए ट्री सपोज कर सकते हैं। आप यहाँ पे हर एलिमेंट को एक नोड सपोज करें। आपके पास ये 2 फार्मूलाज गिवन है, जिस फार्मूले के थ्रू आप किसी भी गिवन नोड का लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने 16 का लेफ्ट चाइल्ड निकाला था जो कि 14 बना था, अब अगर मैं 14 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकालना चाहता हूँ, तो अब मेरे पास 14 के लिए जो आई बनेगा बेटा वो 2 बनेगा। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 4। इसका मतलब है कि लोकेशन 4 के ऊपर जो भी एलिमेंट होगा वो इस 14 का लेफ्ट चाइल्ड होगा। और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 1, यानी कि लोकेशन नंबर 5 के ऊपर जो भी एलिमेंट होगा वो इस 14 का राइट चाइल्ड होगा। तो लिहाजा अगर आप देखना चाहें तो इस 14 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 8 है, और इसका जो राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यस 4 करेंगे तो इसका लेफ्ट चाइल्ड हमारे पास आ जाएगा। और अगर हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 यानी कि 5 करेंगे तो इसका हमारे पास राइट चाइल्ड आ जाएगा। अब इसी चीज को अगर आप वेरीफाई करना चाहेंगे नीचे ट्री के अंदर, तो आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, लोकेशन नंबर 8 जो है वो 14 की लेफ्ट चाइल्ड की है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 यानी कि लोकेशन नंबर 5 जो है वो इसकी राइट चाइल्ड को इंडिकेट करता है। और यही चीज आरए में भी दिखाई गई है, यही चीज ट्री के ऊपर भी रिप्रेजेंटेड है। लास्टली बेटा हम किसी भी गिवन टाइम के ऊपर जो एक और चीज देखना चाहते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि कौन से नोड का पेरेंट कौन सा है। फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंट मूवमेंट अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास नोड है जो कि नोड 1 है एरे के अंदर, लोकेशन नंबर 10 है इसकी, यानी इसके लिए जो आई है हमारे पास वो 10 है, इसका पेरेंट कौन सा है। तो इसका पेरेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, यू कैन कंप्यूट द पेरेंट ऑफ एनी गिवन नोड ऑन लोकेशन आई, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए, और लोकेशन के तौर पे आप बेटा क्या यूज कर सकते हैं, आई को आपने 2 पे डिवाइड करना है, फिर आपने उसका फ्लोर ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फिलहाल लोकेशन नंबर 10 के ऊपर जो भी एलिमेंट है अगर मैं उसका पेरेंट मालूम करना चाहूँ, तो मुझे 10 डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो जब मैं 10 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास लोकेशन नंबर बनेगी 5। इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट करंटली यहाँ पे लोकेशन 10 पे एग्जिस्ट करता है उसका पेरेंट 5 है। तो अगर आप देखें तो 1 का जो पेरेंट है मेरे पास करंटली वो 7 है। अगर आप इसी चीज को ट्री पे जाके मैप इसकी मैपिंग देखें तो आपको ट्री के ऊपर भी यही मैपिंग मिलेगी। देखें ये जो 1 का पेरेंट है वो 7 है। ये फॉर्मूलाज बेटा आप सिर्फ कंप्लीट बाइनरी ट्री के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या फुल बाइनरी ट्री के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हर बाइनरी ट्री के ऊपर आप ये फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्क्यू ट्री होगा तो फिर आप उनके ऊपर ये फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप या तो फिर यूं करें
कि जो लेवल्स आपने लेफ्ट किए हैं आप उनकी जगह फिर एरे में भी डैशेस यूज कर लें। दैट्स मीन अगर मैं आपको इसको ऐसे समझाना चाहूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्री इस तरह से है जो कि लेवल बाय लेवल फील्ड नहीं किया हुआ, बट मैं स्टिल चाहता हूँ कि मैं इस ट्री को एज ए एरे रिप्रेजेंट करूँ और मैं ये पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन जो हैं इनको मैं प्रिजर्व करूँ। हम अभी इनको फॉर सिंप्लीफिकेशन रीजन हम इनको सिंपल ए बी सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अब अगर मैं इनको बेटा एज ए एरे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इनको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीवियसली किया हुआ था कि लोकेशन नंबर 1 के ऊपर मैं यहाँ पे ए स्टोर कर दूँ, लोकेशन नंबर 2 के ऊपर बी, लोकेशन नंबर 3 के ऊपर सी, और फिर डी, और फिर ई स्टोर कर दूं। तो अब अगर हम प्रीवियस वाले फार्मूलाज अप्लाई करें, क्योंकि ये ट्री जो था ये लेवल बाय लेवल फिल्ड नहीं किया गया था, तो अब अगर हम इसके ऊपर बेटा प्रीवियस वाले फार्मूलाज अप्लाई करें तो उन फार्मूलाज के अगेंस्ट हमारे पास राइट आंसर्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इनकी लोकेशंस को 1 2 3 4 5 मैप करूँ, अब फॉर इंस्टेंट मूवमेंट लेट्स से मैं ई का पेरेंट फाइंड करना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो फार्मूला था वो ए ऑफ आई इज इक्वल टू, जो लोकेशन बनेगी मेरे पास वो ए ऑफ फ्लोर ऑफ आई डिवाइडेड बाय 2 ये बन रही थी। अब अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई करूंगा तो बेटा इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली जो ई का पेरेंट है उसको कौन सी पोजीशन के ऊपर होना चाहिए था, 2.5। अगर आप इसका फ्लोर ले लेंगे तो 2 बनेगा, यानी अकॉर्डिंग टू गिवन फार्मूला ई का जो पेरेंट है वो लोकेशन नंबर 2 के ऊपर एग्जिस्ट करता है। अगर आप लोकेशन नंबर 2 देखें तो लोकेशन नंबर 2 है बी, जबकि ई जो है वो बी का पेरेंट नहीं है, वो किसका, वो बी का बी का चाइल्ड नहीं है, वो सी का चाइल्ड है। तो लिहाजा लेकिन हमारे पास जो आंसर आया है पेरेंट कंप्यूट करने का वो आंसर फॉल्स आया है। सिमिलरली अब अगर मैं इनके ऊपर लेफ्ट और राइट चाइल्ड वाले फार्मूलाज अप्लाई करूं तो उन फार्मूलाज के आंसर्स भी मेरे पास अकॉर्डिंग टू द ट्री एरे के अंदर पोजीशन उनकी मेरे पास करेक्टली नहीं निकलेंगी। बट अगर मैं स्टिल इनको मैप करना चाहता हूँ इन फॉर्म ऑफ एरे तो फिर मुझे एक काम करना होगा, मुझे एरे में इनको लेवल बाय लेवल फील्ड करना होगा, और जहां पे कोई लेवल एम्प्टी है मुझे वो लोकेशन एम्प्टी छोड़नी पड़ेगी। अब अगर लेवल बाय लेवल इसको फील्ड किया जाता बेटा तो इसमें जो टोटल एलिमेंट स्टोर होते हैं वो कितने होते, करंटली इसमें एलिमेंट 3 और 2 5 हैं, 2 एलिमेंट और ऐड होने चाहिए थे जो कि बी के 2 चाइल्ड बनते यानी कि 7 एलिमेंट्स। तो मुझे यहाँ पे जो नंबर ऑफ लोकेशंस टोटल बनानी पड़ेंगी वो भी 7 बनानी पड़ेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मैं इस ट्री को एज ए एरे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अब पहला एलिमेंट जो रूट होगा वो हमेशा लोकेशन नंबर 1 पे आएगा, तो ये ठीक है। अब क्या 1 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड हैं विद इन ऑर्डर, तो 1 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके लिए लोकेशन में बी और सी एज इट इज यूज कर लूंगा। अब अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर नेक्स्ट अगर कोई भी चाइल्ड एग्जिस्ट करते थे तो वो बी के चाइल्ड एग्जिस्ट करते थे, तो सबसे पहला चांस बी के लेफ्ट चाइल्ड का था, लेकिन बी का लेफ्ट चाइल्ड जो है यहाँ पे एम्प्टी छोड़ा गया है, तो मुझे यहाँ पे उसके लिए एक लोकेशन एम्प्टी छोड़नी पड़ेगी। अगला चांस बी के राइट चाइल्ड का था जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो मुझे उसके लिए भी लोकेशन यहाँ पे एम्प्टी छोड़नी पड़ेगी, यानी 4 और 5 लोकेशन मुझे एम्प्टी छोड़नी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट टर्न इज द चांसेस ऑफ सी चाइल्ड्स, और सी के दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं तो हम उनको एज ए डी और ई यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। अब अगर आप देखें, अब अगेन अगर मैं अकॉर्डिंग टू पेरेंट फार्मूला अगर मैं ई का पेरेंट निकालना चाहूँगा तो अब मेरे पास जो पेरेंट बनेगा वो बिल्कुल करेक्टली पेरेंट बनेगा, यानी 7 डिवाइडेड बाई 2, और इसका आंसर हमारे पास आएगा 3.5। और जब हम इसका फ्लोर लेंगे बेटा तो 3 बनेगा। दैट्स मीन कि अगर हम ए ऑफ 7 का पेरेंट निकालना चाहेंगे तो ए ऑफ 7 का पेरेंट हमें लोकेशन नंबर 3 पे मिलेगा। तो ये हमारे पास ए ऑफ 7 हो गया, और लोकेशन नंबर 3 पे कौन सा एलिमेंट है हमारे पास सी, यानी ई का जो पेरेंट है वो सी है।
अब अगर आप इसको ट्री के ऊपर भी देखें तो ई का जो पेरेंट है वो आपके पास सी है। इस तरह आप किसी भी गिवन ट्री को एरे के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इंडेक्सेस को आपको पता होना चाहिए कि आपने जब किसी भी इंडेक्स का पेरेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट चाइल्ड निकालना है कैसे निकालेंगे, राइट चाइल्ड निकालना है तो आप उसको कैसे निकालेंगे। नाउ अब अगर हम स्लाइड्स को दोबारा देखें तो मैं ये अगेन रिवाइज कर देता हूँ। रूट ऑफ ट्री इज ए ऑफ 1 होगा बेटा, लेफ्ट चाइल्ड का फॉर्मूला, राइट चाइल्ड का फॉर्मूला और पेरेंट। इस वाले पॉइंट को भी छोड़ दें क्योंकि बेसिकली हम आगे जाके देखेंगे कि हम कैसे इसी ट्री और इसी एरे को हम एज ए हीप यूज करेंगे। लास्टली बेटा किसी भी जब आप ट्री को एज ए एरे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाली लोकेशन जो कि n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 से लेके n तक होंगी, ये लीव्स को रिप्रेजेंट करेंगी। यानी किसी भी ट्री के अगर आप लीव्स की लोकेशंस फाइंड करना चाहेंगे कि वो किस रेंज के ऊपर हैं तो आपको हमेशा इसी रेंज में मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एग्जांपल के ऊपर लीव्स को हाईलाइट करूं तो मेरे पास जो लीव्स की लोकेशन आ रही हैं वो 8, 9, 10, 6, 7 ये सारे लीव्स हैं तो मैं इनको सर्कल कर रहा हूं। अगर आप ऑन इंस्टेंट सिचुएशन देखें तो 6 से लेके 10 तक जितने भी नोड्स हैं इनका कोई चाइल्ड नहीं है तो हम इन तमाम को लीव्स कह सकते हैं। तो किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर जो लीव्स नोड हैं अगर आप उनकी रेंज निकालना चाहें तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। ये बेसिकली उन लोकेशंस को रिप्रेजेंट करेगा जिन लोकेशंस के ऊपर लीव एग्जिस्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंट अगर आप देखें मैं इसी फॉर्मूले को मैप करूं तो n जो है आपके पास करंटली 10 है, चूंकि टोटल 10 नोड्स हैं हमारे पास यहाँ पे, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 हमने इसका बेटा फ्लोर लेना है और फिर प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास पहली पोजीशन आ जाएगी। अब अगर आप पहली पोजीशन कंप्यूट करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5 प्लस 1 6 और ये 6 से स्टार्ट होके n तक जाएंगे तो n आपके पास करंटली 10 ही है। यानी फॉर करंट इंस्टेंट आपके पास इसका आंसर 6 आएगा और लास्ट वाली वैल्यू का आंसर आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड n है तो 10 आ जाएगा। तो देखें अगर आप इस ट्री को देखें तो इसमें 6 से लेके 10 तक सारे लीव्स हैं और अगर आप इसी फॉर्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास यही आंसर आ रहा है जो कि 6 से लेके 10 तक है। तो आपने एक तो इस फार्मूले को भी लाजमी याद रखना है क्योंकि आगे चल के हम इस फार्मूले को भी दोबारा यूज़ करेंगे जहाँ पे हमने ये देखना होगा कि कौन सी रेंज हमारे पास जो है वो लीव्स की है। क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशंस में हमें सम टाइम डायरेक्टली लीव्स को एक्सप्लोर करना होता है तो हमें ऊपर वाले नोड्स को हम चेक ही नहीं करते, सीधा लीव्स पे चले जाते हैं। तो हमें पता है कि लीव्स इसी रेंज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इस रेंज से बाहर कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और दूसरा सम टाइम हमें कहीं लीव्स को छोड़ के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, हमें पता होता है कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो लीव्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस रेंज को छोड़ के प्रीवियस जो भी हमारे पास नोड्स होते हैं हम उनको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इस तरह हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी लोकेशन के ऊपर हमारे लीव्स रहेंगे इन एरे फॉर्म और कौन सी लोकेशन के ऊपर हमारे जो है वो टॉप नोड्स रहेंगे। अब बेटा अगर हम स्पेसिफिकली हीप डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो हीप जो होती है वो एक नियरली कह लें या बेशक आप नियरली कवर्ड ना भी यूज करें तो दैट्स फाइन। हीप जो है वो सबसे पहली जो उसकी कंडीशन होती है कि वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है और इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक इसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी है और एक इसकी ऑर्डर प्रॉपर्टी है। स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को देखें तो वो हमें ये बताती है कि जब भी हम हीप डाटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा और कंप्लीट बाइनरी ट्री में होता क्या है कि सारे लेवल्स फुल होते हैं और एक्सेप्ट द लास्ट वन, और जो लास्ट वन जो होता है उसमें जो फिलिंग का ऑर्डर होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को देखें तो ये स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी वही है जो कि प्रीवियसली हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी देखी है। यानी मैं इनको इस एज ए नटशेल मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि हीप डाटा स्ट्रक्चर की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो आपके पास ट्री है वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी जो प्रॉपर्टी है बेटा वो है हीप प्रॉपर्टी भी हम उसको कहते हैं या फिर ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये ऑर्डर प्रॉपर्टी दो में से किसी एक फॉर्म में हो सकती है। पहली, या तो आपके पास जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है वो इस तरह से हो जिसमें हर पेरेंट नोड जो है वो अपने चाइल्ड से ग्रेटर हो।
उसको भी हम हीप डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। या फिर अगर इसका रिवर्स है कि हर पेरेंट नोड जो है वो अपने चाइल्ड से स्मॉलर है, तो इसको भी हम हीप डाटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इन सिंपल फॉर्म मैं जो बात कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है कि मेरे पास एक कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर है। उस कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर दो में से कोई एक प्रॉपर्टी अगर पाई जाती है, वो पहली प्रॉपर्टी इन सेंस के जो हर पेरेंट नोड है वो अपने चाइल्ड से ग्रेटर है, तो भी वो एक हीप डाटा स्ट्रक्चर है। दूसरी, हर नोड अपने चाइल्ड से स्मॉलर है, तो भी वो हीप डाटा स्ट्रक्चर है। लेकिन वो दोनों हीप डाटा स्ट्रक्चर जो हैं वो दोनों एक डिफरेंट टाइप ऑफ हीप डाटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। जो पहली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं जिसमें हर पेरेंट नोड अपने चाइल्ड नोड से हमेशा ग्रेटर रहेगा, उसे हम मैक्स हीप कहते हैं। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है जिसमें हर पेरेंट नोड अपने चाइल्ड नोड से स्मॉलर रहेगा, उसको हम मिनिमम हीप प्रॉपर्टी कहते हैं। ये इनको हम हीप टाइप्स भी कह सकते हैं। अगर आप देखें तो अब जो हम और का वर्ड यूज कर रहे थे, उस और के वर्ड को हटा दिया गया है। अगर पहली कंडीशन होगी जिसमें आपका हर पेरेंट ऑफ आई जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू होगा ए ऑफ आई से, यानी अपने चाइल्ड नोड से, तो हम उसे कहेंगे कि ये मैक्स हीप की कंडीशन बना रही है। और जब हर पेरेंट ऑफ आई जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा अपने चाइल्ड से, जितने भी उसके, चाहे उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों हैं या एक ही चाइल्ड है लेकिन वो वैल्यू उससे स्मॉलर है जो पेरेंट की वैल्यू है, तो फिर हम इसको मिनिमम हीप कहते हैं। अब हम दो में से किसी एक को लेके फर्दर चल सकते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं वो बिल्कुल सिमिलर ऑपरेशंस हैं। जब आप मैक्स हीप क्रिएट करते हैं तो आपने तब भी वही ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, जब आप मिनिमम हीप क्रिएट करेंगे तब भी आप वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन उनमें जस्ट चेंज क्या होता है बेटा, उनका ऑर्डर चेंज होता है। यानी जब आप मैक्स हीप बिल्ड करेंगे तो आपको फिर ज़ाहिर बात है इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपका पेरेंट हमेशा चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए। जब आप मिन हीप की बात करेंगे तो आपको अपने इस ख्याल को रिवर्स करना है। सिर्फ आपको फिर ये ख्याल करना होगा कि आपका जो पेरेंट है वो अपने चाइल्ड से स्मॉलर होना चाहिए। तो अब इन नेक्स्ट फ्यू एग्जांपल हम जो हैं जो कंसीडर करेंगे फिलहाल वो सिर्फ मैक्स हीप को करेंगे, क्योंकि जब हम मिनिमम हीप की बात करेंगे तो चीज़ें सारी वही होंगी जो कि मैक्स हीप में होंगी, लेकिन हमें सिर्फ अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होगा। हमें कंडीशन में जहाँ हम ग्रेटर इक्वल लगा रहे हैं वहाँ पर सिर्फ लेस इक्वल लगाना होगा, बाकी कोई फर्क उनमें नहीं आएगा। अब बेटा अगर सबसे पहले ऑपरेशंस को हम डिस्कस करें तो जो मेन ऑपरेशंस हैं किसी भी हीप डाटा स्ट्रक्चर के अंदर वो होता है कि किसी भी नए नोड्स को एडअप करना और किसी भी नोड को जो कि पहले से है उसको डिलीट करना। जब भी हम एक नया नोड ऐड करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है हमें ये ख्याल करना होगा कि अब हमारी जो हीप है उसको अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन रखनी है। दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री भी रहना है, नया नोड ऐड हुआ है तो वो नया नोड ऐसी जगह ना ऐड हो जाए कि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री ना रहे। और फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री के साथ साथ उसको अपनी सेकंड प्रॉपर्टी भी मेंटेन रखनी है। अगर वो नोड जो है, अगर वो जो हीप है वो मैक्स हीप है तो फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो नया नोड आया है वो अपने पेरेंट से स्मॉलर होना चाहिए। और अगर वो मिनिमम हीप की बात करें हम, तो जो नया नोड आया है तो फिर उसको जो प्रॉपर्टी मेंटेन रखनी है हमेशा वो ये रखनी है कि वो अपने पेरेंट से ग्रेटर होना चाहिए। बेटा जब हम एडिंग और एडिशन और डिलीशन की बात करते हैं किसी भी नए नोड्स की हीप की फॉर्म में, तो जब आप एक नया नोड इंसर्ट करेंगे तो आप हमेशा उस नए नोड को अपनी मर्जी से कहीं पे भी इंसर्ट नहीं कर सकते। आप हमेशा उस नोड को बॉटम से ऐड करेंगे, यानी उसकी एक्चुअल पोजीशन जो भी बनती होगी, बट फर्स्टली आप उसको जो पोजीशन असाइन करेंगे वो बॉटम पे आएगी। जब उसकी बॉटम, आप उसको बॉटम में ऐड करेंगे, वो पहले आप देखेंगे कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करेंगे पहले। फिर जब वो कंप्लीट बाइनरी ट्री में कन्वर्ट होगा तो फिर आप देखेंगे कि अच्छा क्या ये ऑर्डर के लिहाज से अपनी सही प्लेस पे है या नहीं है। अगर नहीं सही प्लेस पे तो फिर डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ शफलिंग करनी पड़ती है, आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है उसको उसकी राइट प्लेस पे लेके जाने के लिए। और जब हम नोड रिमूव की बात करते हैं तो इसमें जो डिलीशन है वो आपकी अपनी मर्जी से नहीं होती है कि आप किसी भी एलिमेंट को कहीं कहीं से जाके डिलीट कर दें। इसमें आप एक टाइम पे सिर्फ एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं और वो होता है आपका रूट एलिमेंट। सिवाय रूट एलिमेंट के आप किसी भी और एलिमेंट को अपनी मर्जी से जाके डिलीट नहीं कर सकते।
लिहाजा जब आप रूट एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो तब भी आपको फिर अगेन कुछ अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप अपने रूट एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपका जो ट्री है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी भी लॉस करेगा, तो आपको पहले वो प्रॉपर्टी वापस रिस्टोर करनी होगी और फिर आप ट्री में कुछ चेंजेस करेंगे जिससे वो अपनी ऑर्डर की प्रॉपर्टी भी प्रिजर्व करेगा। अब इन दोनों केसेस में जब हम इंजर्शन की बात करते हैं तो जो इंजर्शन होती है और उसके लिए जो ऑपरेशन होते हैं वो लेफ्ट टू राइट परफॉर्म हो रहे होते हैं, और जब हम डिलीशन का केस देखेंगे तो उसमें हम ये ऑब्जर्व करेंगे जो ऑपरेशन है वो राइट टू लेफ्ट परफॉर्म हो रहे होते हैं बॉटम लेवल की फॉर्म में। अब हम इन दोनों ऑपरेशंस को वन बाय वन जो है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब बेटा जब भी हम बात करते हैं कि हमने अपने जो हमारे पास हीप है हमने इसकी प्रॉपर्टी को रिस्टोर करना है जो कि ऑर्डर की प्रॉपर्टी है, उसके लिए हम एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं अपने ट्री डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर जिसको हम मैक्स सिंप्लीफाई ऑपरेशन कहते हैं। ये मैक्स सिंप्लीफाई ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है, चाहे आप एक नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं तब भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, चाहे आप एक नोड डिलीट कर रहे हैं तब भी आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपके पास कुछ अनऑर्डर वैल्यूज हैं और आपने उन अनऑर्डर वैल्यू से एक मैक्स ही बिल्ड करनी है तो हम देखेंगे कि वो हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं और फिर डेफिनेटली उसमें भी हमें मैक्स सिंप्लीफाई की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर हम देखेंगे कि अगर हम अ, हमारे पास एक हीप डाटा स्ट्रक्चर है और हम उसके थ्रू अपने एलिमेंट को सॉर्ट करना चाहते हैं जिसको हम हीप सॉर्ट कहते हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने इसको डाटा स्ट्रक्चर में डिस्कस किया होगा। तो ये हीप सॉर्ट की टेक्निक हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बेटा अगर सबसे पहले हम बात करें इस ऑपरेशन की जिसको हम हीपीफाई कहते हैं, जो कि हमारे आने वाले तमाम ऑपरेशंस में इसको हम यूज़ करेंगे ये जो ऑर्डर वाली कंडीशन है इसको मेंटेन करने के लिए। तो ये ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब बेटा आपका सेशन एंड होने वाला है, आप इसको दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, लास्ट मिनट चल रहा है आपका।